BA तृतीय वर्ष षष्ठ सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 14 में आपका फिर से स्वागत है। इस सत्र में, इस पाठ्यक्रम में जिस प्रश्न पत्र को हम पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। और इसके पूर्व अनेक तासिकाओं में हमने हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है उस आधुनिक काल के बारे में बहुत सी जानकारियां प्राप्त की हैं। विशेष करके आधुनिक युग का आरंभ कब हुआ, 1857 की क्रांति का क्या परिणाम रहा, और सबसे विशेष बात यह कि 1857 की असफल क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से जो सत्ता थी वह ईस्ट इंडिया कंपनी से महारानी विक्टोरिया के साम्राज्य में परिवर्तित हो गई। मतलब कंपनी सरकार समाप्त हुई और ब्रिटिश शासन शुरू हुआ, ब्रिटिश रानी का शासन शुरू हुआ। और इसकी परिस्थितियां भी हमने धार्मिक परिस्थितियां देखी। उसके उपरांत बहुत सी परिस्थितियां जिनमें हमने बहुत से अंगों से, बहुत सी दृष्टियों से 1857 की क्रांति के बाद आए हुए परिवर्तनों को आपके सम्मुख प्रस्तुत किया। विशेष करके हमने ये बात कही कि स्वाधीनता आंदोलन और समाज सुधार, ये दोनों समांतर चलने वाली धाराएं, कभी एक दूसरे से मिलकर के कभी दूसरे से हट करके चलने वाली ये धाराएं हैं, जिनमें राजा राम मोहन रॉय से लेकर के विवेकानंद तक, योगी अरविंद घोष तक समाज सुधार, धार्मिक सुधार, धार्मिक पुनरुत्थान, इसके साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात हमने आपके सम्मुख रखी थी कि किस प्रकार से क्रांतिकारियों में, मतलब स्वाधीनता को ज़्यादा महत्व देने वालों में और सुधार को ज़्यादा महत्व देने वालों में एक प्रकार से द्वंद्व कैसे चलता रहा, इस पर हमने बहुत विस्तार से चर्चा की। उस समय की परिस्थितियों को लेकर के बहुत विस्तार से चर्चा की हुई थी। इसके उपरांत हमने ये भी देखने का प्रयास किया था कि इस काल की जो अलग अलग लोग थे, अलग अलग समाज सुधारक थे, उनका प्रभाव इस समय के आंदोलन पर, साहित्यिक आंदोलन पर किस प्रकार से रहा। कुछ बातें और भी महत्वपूर्ण हमने ये देखी थी कि आर्य समाज का आंदोलन, महर्षि दयानंद सरस्वती का आंदोलन, उसके उपरांत एक ओर से देखिए कि पाश्चात्य आधुनिकीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी और दूसरी ओर पुनरुत्थान की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। और इसमें भारतीय धर्म और संस्कृति के संबंध में जो ईसाई मिशनरियों का आक्रामक रुख था, उसके कारण बहुत कठिनाइयां निर्माण हो रही थी और अलग अलग पद्धति से अलग अलग समाज सुधारक कभी कठोरता से तो कभी सौम्यता से पेश आ रहे थे। इतना ही नहीं, केवल धर्म ही नहीं अपितु संगीत, साहित्य, चित्रकला इत्यादियों में भी बहुत सारे परिवर्तन हो चुके थे। वेशभूषा, केशभूषा इत्यादि में भी बहुत सारे परिवर्तन हो रहे थे। राजा रवि वर्मा जैसे व्यक्ति का नाम भी हमने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया था। बहुत सी बातें रखी थी और उसके उपरांत हमने ये देखने का प्रयास किया था कि आधुनिकता है क्या। इसलिए आज हम थोड़े से इस बात को आपके सम्मुख रखने का प्रयास करके भारतीय युग की ओर जाएंगे। देखिए, आधुनिकता है क्या। आधुनिकता मूलतः देखी जाए तो मध्ययुगीन जो पारलौकिकता के बारे में ज़्यादा महत्व दिया जाता था, जो अदृश्य चीज़ें हैं, स्वर्ग नरक ईश्वर तो हर कहीं मौजूद है, फिर भी उसका भी विरोध आधुनिकता का एक प्रधान लक्षण है। खास करके अस्तित्ववादी दर्शन में भी दो प्रकार हो चुके थे। एक थे सेश्वरवादी यानी ईश्वरवादी अस्तित्ववादी लोग, और दूसरे थे निरीश्वरवादी अस्तित्ववादी लोग। इनमें से बहुत सारे लोग जैसे कि सार्त्र है, कामू है, किरकेगार्द है, इन सब का भी परिणाम कहीं न कहीं आधुनिकता पर हमारे सम्मुख आ रहा था। और कभी कभी
ये कहना भी महत्वपूर्ण हो चुका था कि जो यानी एक शेर मुझे याद आता है, शायद आपके ध्यान में, शायद इससे पहले भी मैंने कहा होगा, ये अस्तित्ववादी दर्शन को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। वह है कि देखिए कि एक किसी शायर ने कहा है, कुछ न था तो खुदा होता, कुछ न था तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया इस होने ने मुझे, अगर मैं न होता तो क्या होता। क्योंकि ये सब किस लिए चल रहा है? मेरे लिए चल रहा है। हालांकि मैं समाज का एक जिम्मेदार घटक हूँ, फिर भी अगर मैं नहीं हूँ तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। चीज़ें ध्यान रखिए। तो ये अस्तित्ववाद की चरम परिणति थी। और इस बीच में व्यक्तिगत वैयक्तिकता, नितांत वैयक्तिकता इसमें बहुत बार हमें दिखाई देती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने प्रस्तुत की जा सकती हैं, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि इस पर ज़्यादा विचार न करते हुए केवल इतना ध्यान रखें कि आधुनिकता के इस दर्शन में दो महत्वपूर्ण बातें थी। वो मध्य युग से अलग होना, कुछ अलग होना, और लौकिक दर्शन, जो पारलौकिक दर्शन नहीं, जो स्वर्ग नरक की बातें नहीं करता, ऐसा एक दर्शन हमारे सामने आ रहा था, जो इहलोक की बात करता है, यहाँ की बात करता है, यहाँ के अर्थ और काम जैसे पुरुषार्थों की बात करता है। इसके लिए धर्म और मोक्ष कुछ नहीं रह गए। यूं कहेंगे कि आधुनिकता के माहौल में अर्थ ही धर्म बन गया और काम ही मोक्ष बन गया। तो इस प्रकार से हमारे सामने आधुनिक दर्शन हमारे सामने प्रस्तुत होता है। लेकिन देखिए कि आधुनिक काल 1857 से लेकर के अब तक के कालखंड को बहुत सारे कालखंडों में बांटा जा सकता है। इसमें 1857 से लेकर के 1902 तक का जो कालावधि है, आप ध्यान रखिए, एक बात मैं बार बार आपसे कहूँगा कि जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन करना आरंभ करते हैं तो आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल का अध्ययन करते समय हमें विक्रमी संवत इस काल गणना का उपयोग करना है, लेकिन आधुनिक काल में हमें ईसवी सन का ही प्रयोग करना है। ध्यान दें, क्योंकि आधुनिक काल से अंग्रेजों के प्रभाव स्वरूप ईसवी सन आज हम हर ओर प्रयुक्त कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे महापुरुषों की जयंतियाँ भी हमने, छत्रपति शिवाजी महाराज उदाहरण के रूप में हम लें, पहले जो भारतीय कालगणना अनुसार विक्रमी संवत, या जिसको हम शके संवत्सर कहते हैं, उसके अनुसार मनाते थे, परंतु विलासराव देशमुख जी के काल में निर्णय कर लिया गया कि शिवाजी महाराज की जयंती 19 फरवरी को ही मनाएंगे। तो इस प्रकार से बहुत सारे परिवर्तन आए हैं, और अब हमें इस बात का ध्यान रखना है कि आधुनिक काल में जिस कालगणना का प्रयोग हम कर रहे हैं वो ईसवी सन के रूप में ही हमें करनी है, न कि कोई शके संवत्सर या फिर विक्रमी संवत या फिर किसी और को लेकर के। अब जिस भारतेंदु युग को हम आरंभ करने जा रहे हैं, जैसा मैंने पहले कहा था कि 1850 में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म हुआ, और उन्होंने 1856-57 में पहली कविता लिखी। यहाँ से हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है, आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है। इसी को पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। भारतेंदु युग अथवा पुनर्जागरण काल का उदय हिंदी कविता के लिए नवीन जागरण के संदेशवाहक युग के रूप में आरंभ हुआ था, किंतु इसकी सीमांकन में भी विद्वानों में भेद है। अब इसकी कितनी सीमा माननी चाहिए? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनका नाम लिए बिना हिंदी साहित्य का इतिहास कभी पूरा नहीं हो सकता, उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनका जन्म 1850 में हुआ था और मृत्यु 1885 में हुई थी, के रचना काल की दृष्टि से रख करके संवत 1925 से 1950 तक की कालावधि को प्रथम उत्थान की संज्ञा दी है। क्या कहा उन्होंने? भारतेंदु युग को ही प्रथम उत्थान कहा है। और इस काल को भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके सहयोगी, जो हरिश्चंद्र मंडल के अंतर्गत आने वाले जितने भी लोग हैं, उन सबको इसके अंतर्गत रखा, और इन भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके सहयोगी लेखकों के कृतित्व को समृद्ध माना है। किंतु उनके द्वारा निर्धारित कालावधि में कुछ अन्य लेखकों का
वैमत्य है, मतलब अलग मत है। मिश्र बंधुओं ने, जिन्होंने मिश्र बंधु विनोद नाम का हिंदी साहित्य का इतिहास पर ग्रंथ लिखा, उन्होंने 1926 से 1945 विक्रमी संवत तक, फिर उसके उपरांत डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने 1927 से 1957 तक, डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल ने 1922 से लेकर के 1957 तक, और रामविलास शर्मा ने ये 1925 से 1947 तक का भारतेंदु युग का कालावधि माना है। परंतु यह उल्लेखनीय है कि भारतेंदु द्वारा संपादित मासिक पत्रिका कवि वचन सुधा का प्रकाशन 1868 ईस्वी में आरंभ हुआ था। अतः कुछ लोग ईस्वी सन की दृष्टि से 1868 में इसका आरंभ मानते हैं, जिसको विक्रमी संवत के रूप में 1925 माना जा सकता है। नहीं, इस प्रकार से बहुत सारे लोगों ने बहुत प्रकार से इसकी कालावधि को निर्धारित करने का, एक विशिष्ट कालावधि तक मर्यादित करने का प्रयास किया हुआ है। और एक महत्वपूर्ण बात, सरस्वती का प्रकाशन वर्ष 1900 है। मतलब कुछ लोगों ने 1968 जो हरिश्चंद्र चंद्रिका या कवि वचन सुधा का प्रकाशन वर्ष है, 1968 से लेकर के 1900 तक का कालावधि, सरस्वती के प्रकाशन तक का कालावधि, ये भारतेंदु युग मानने की कोशिश की है। परंतु बहुत सारे लोगों ने यह स्वीकार किया हुआ है कि आधुनिक मतलब भारतेंदु युग, मतलब ये बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चर्चा करके अपने अपने मत करके अंत में ये निर्धारित किया गया है कि 1857 मतलब कवि वचन सुधा के प्रकाशन से 11 वर्ष पहले भारतेंदु युग आरंभ होता है, जहाँ से भारतेंदु ने पहली कविता लिखी। और सरस्वती का प्रकाशन तो 1900 ईस्वी में आरंभ हुआ, परंतु पहले 2 वर्ष वो उतनी खास चली नहीं। जब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने उसका संपादकत्व संभाला, तब से सरस्वती को अच्छे दिन आए। तो ये निर्धारित किया गया कि 1857 से लेकर के 1902 तक का कालावधि भारतेंदु युग का कालावधि माना जा सकता है। और इसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत बहुत बातें हमारे सम्मुख रखी हैं। अब देखिए, हमने एक बात आपसे कही थी कि रीति काल का समापन 1900 विक्रमी संवत में हो जाता है और भारतेंदु हरिश्चंद्र 1857 में आते हैं, लगभग वही काल है। परंतु ये भी हमें देखना पड़ेगा कि भारतेंदु के पूर्व और रीतिकाल के बाद भी कुछ लेखक हुए हैं क्या, कुछ कवि हुए हैं क्या, जिसको हम भारतेंदु पूर्व काव्यधारा कह सकते हैं। तो इसमें देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण नाम आता है, वह है रघुराज सिंह, जो रीवा इस सल्तनत के, यूं कहेंगे रीवा इस संस्थान के राजा थे, जिनका जन्म मतलब जीवन काल 1823 से 1879 तक का ये कालखंड है। और ये आधुनिक काल के पहले कवि हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र से भी पहले। उन्होंने प्रबंध और मुक्तक दोनों शैलियों में काव्य लिखा, और इनमें से इनकी लगभग 28 रचनाएं हैं, प्रबंध और मुक्तक मिलाकर के। और इन 28 रचनाओं में से अधिकतर रचनाएं भारतेंदु युग की कालावधि में आती हैं, मतलब 1857 के बाद के कालावधि में। सुंदर शतक, पत्रिका, रुक्मिणी परिणय, आनंदांबु निधि, श्रीमद् भागवत महात्म्य, ये भारतेंदु पूर्व युग के, भारतेंदु से पूर्व की ये कुछ रचनाएं उनकी हैं। और भारतेंदु युग की जो रचनाएं हैं उनमें राम स्वयंवर, भक्ति विलास, राम रसिकावली आदि आदि, क्योंकि ये एक राम भक्त कवि थे। ध्यान रखिए, एक और हम देखते हैं कि रीति काल में श्रृंगारिक कवि ज्यादा जोर शोर से काम कर रहे थे, परंतु भक्ति की काव्यधारा जो है वह थोड़े कम
शोर से क्यों न हो, लेकिन ये चलती रही थी। और इसलिए ये जो रघुराज सिंह हैं, रीवा के राजा, इन्होंने राम भक्त कवि के रूप में अपना एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। इतना ही नहीं, राम भक्त कवि होने के साथ साथ जो दूसरा अवतार है, हाँ, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, उसी के लिए फोन किया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए, उन्होंने केवल राम भक्त भी थे, परंतु उन्होंने कृष्ण काव्य भी लिखा हुआ है। आप ध्यान देख कर देखें कि संपूर्ण भक्ति काल के सगुण साहित्य में कृष्ण भक्त कवि और राम भक्त कवि, ये दो कवि बहुत बड़े अनुपात में हुए थे। और यही बात रघुराज सिंह के बारे में भी दिखाई पड़ती है कि वे दोनों पद्धति के कवि थे। मतलब वे राम भक्त कवि भी थे और कृष्ण भक्त कवि भी थे। इसके उपरांत हम देखते हैं कि उन्होंने कृष्ण लीलाओं का गान भी उतने ही मनोयोगपूर्ण किया है जितना कि राम भक्ति का किया है। भक्ति के साथ साथ रीतिकाल के प्रभाव स्वरूप उनमें कुछ श्रृंगारिकता के गुण भी विद्यमान हैं। उन्होंने सुर और तुलसी जैसी भक्ति भावना, केशवदास जैसा प्रबंध कौशल्य और ब्रजभाषा की रमणीयता उनके काव्य की उल्लेखनीय विशेषताएं हैं। साथ ही साथ अन्य कवियों में अयोध्या के निवासी रघुनाथ दास राम स्नेही ने रामचरितमानस के अनुकरण पर दोहा चौपाई शैली में विश्राम सागर, ये 1854 में रचना की। इसमें राम और कृष्ण के अवतारों का निरूपण करने के लिए पौराणिक कथाओं का उपजीव्य रूप में सहयोग लिया हुआ है। इसके बाद सरवर कवि, जो 1845 से 1884 ये उनका कालखंड था, उन्होंने भी रामलीला प्रकाश, राम रत्नाकर और देव कवि, एक काष्ठजीव्य नाम का, जिनका जन्म 1831 में हुआ था, उन्होंने भी राम भक्ति के कुछ स्फुट पद लिखे हुए हैं। इनके उपरांत कृष्ण भक्त कवियों का अगर देखा जाए तो लखनऊ में, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, लखनऊ में वैश्य बंधुओं के जो शाह कुंदन लाल और शाह फुंदन लाल, ये दो भाई हैं, ये दो भाइयों ने कृष्ण भक्ति काव्य लिखने का प्रयास किया हुआ है। इसके उपरांत ललित किशोरी और ललित माधुरी नाम से इन्होंने पुरुष होते हुए भी महिलाओं के नाम से काव्य लिखा हुआ है। इसके उपरांत एक महत्वपूर्ण नाम जो कभी हमें भूलना नहीं चाहिए, वह है स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता, जिनका नाम था गोपाल चंद्र गिरिधर दास, जिनका जन्म 1833 में हुआ था और 1860 में इनकी मृत्यु हुई थी। उन्होंने भी राधा स्तोत्र, गोपाल स्तोत्र, जरासंध वध महाकाव्य, बलराम कथामृत, ये श्री कृष्ण के कथा पर रचित कुछ रचनाएं की हैं। और राम कथामृत भी रामायण पर आधारित रचना की है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कुछ कवि थे भारतेंदु युग के, थोड़े से पूर्व के कवि। और रीतिकालीन श्रृंगार परंपरा का निर्वाह करने वाले भी कवि कम नहीं थे, जिनमें कवि ठाकुर के पौत्र शंकर, जिनका जन्म 1812 में हुआ था, उन्होंने श्रृंगार रस के अनेक मनोहारी छंदों की रचना की। इनके छोटे भाई सेवक ने भी, जिनका जन्म 1815 में हुआ था और 1881 में उनकी मृत्यु हुई थी, उन्होंने बरवे छंद में, बरवे छंद का हमने उल्लेख 1-2 दिन पहले किया साहित्य शास्त्र में। बरवा छंद ये मूलतः रहीम की एक नौकरानी ने बनाया था। बाद में इसमें रहीम ने कुछ बरवे नायिका भेद नाम का ग्रंथ लिखा और बाद में रहीम के मित्र तुलसीदास ने बरवे रामायण लिखा। और इस बरवा छंद में भी इन्होंने कुछ लिखने का प्रयास किया है। नखशिख नाम का जो श्रृंगारिक ग्रंथ है, लिखने का प्रयास किया है। सरदार कवि, सरदार नाम के कवि ने काशी नरेश के आश्रय में रह करके
षड ऋतु, साहित्य सरसों, श्रृंगार संग्रह और कुछ ग्रंथ लिखने का प्रयास किया। चंद्रशेखर वाजपेयी नाम के कवि, जिनका जन्म 1798 में हुआ था और 1875 में जिनकी मृत्यु हुई, उन्होंने नखशिख यह श्रृंगार रस युक्त रचना की है। और एक महत्वपूर्ण स्थान भी है, देखिए कि हमीरहठ नाम का उन्होंने आदिकालीन काव्य परंपरा, रासो परंपरा का भी काव्य लिखा है। मतलब चंद्रशेखर वाजपेयी ऐसे कवि हैं जो रीतिकालीन श्रृंगारिक काव्य भी लिखते हैं और वीर गाथाकालीन हमीरहठ जैसा महाकाव्य भी लिख सकते हैं। इसके उपरांत रीति काव्य निरूपक भी कुछ कवि हुए, जिनमें रामदास या राजकुमार, जिन्होंने कवि कल्पद्रुम, जो केशवदास भूषण की परंपरा में लिखा गया एक लक्षण ग्रंथ है, जिसमें ध्वनि सिद्धांत जो आचार्य आनंदवर्धन ने रखा था, उस ध्वनि सिद्धांत को लेकर के चर्चा जिसमें है। इसके उपरांत हम देखते हैं कि चंद्रशेखर वाजपेयी का ही रसिक विनोद नाम का जो काव्यांग निरूपक का रचना है, वो भी इसी जमाने में लिखी गई। रीतिकाल के अंतिम कवि ग्वाल ने रसरंग नाम की रचना भी इसी काल में लिखी। सेवक ने वाग्विलास नाम की नायिका भेद युक्त रचना इसी काल में लिखी। बापू गोपाल चंद्र गिरिधर दास, जो भारतेंद्र चंद्र जी के पिता थे, उन्होंने भारती भूषण नाम का अलंकार ग्रंथ और छंदोवर्णन नाम का पिंगल ग्रंथ, जिसमें छंद यानी अलंकार और छंद, जो अभी अभी हमने अलंकार साहित्य शास्त्र 2 इस प्रश्न पत्र में देखे थे इस हफ्ते, उनका भी यहाँ इस प्रकार की रचनाएं उन्होंने की हुई है। बैजनाथ द्विवेदी जी ने भी सीता रामाभरण मंजरी एक अलंकार ग्रंथ लिखा हुआ है। राम रहस्य श्रृंगार रस युक्त ग्रंथ लिखा हुआ है। वृत्तनी दोष कदम्ब काव्य दोष संबंधी कूट प्रश्नों शैली की कृति है। वामा विलास नायिका भेद उद्दीपन श्रृंगार नाम का श्रृंगार रस का ग्रंथ है। अनुभव उल्लास नाम का अनुभावों संचारी भावों, जो रस के जो अंग हैं उन पर लिखा हुआ एक ग्रंथ है। ऐसे बहुत से ग्रंथ हैं और इनमें से चित्राभरण भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और आचार्य प्रताप शाही के शिष्य सरदार कवि ने भी कवि प्रिय और रसिक प्रिया ये जो 2 ग्रंथ आचार्य केशवदास के थे, उन पर भी टीका लिखी है। तो इस प्रकार से देखिए कि इस काल में भारतेंदु के थोड़ा सा पहले के युग में, एक 20-25 वर्ष पहले भारतेंदु के जन्म से भी ये सारी रचनाएं हो रही थी, जिनमें भक्ति काव्य भी था, रीति काव्य भी था, रीति काव्यांग निरूपक काव्य भी थे, राम भक्ति काव्य भी था, कृष्ण भक्ति काव्य भी था, अलग अलग प्रकार के छंदों का प्रयोग होता था, वगैरह वगैरह वगैरह। अब देखिए कि भारतेंदु युग का जो नवीन परिवेश है, इस पर हमने बहुत सारी चर्चा की हुई है। अब हम ये देखते हैं कि भारतेंदु युग में जो उत्तरी भारत को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा आंदोलन था, उस आर्य समाज के चलते श्रृंगारिक रचनाएं करने में बहुत लोग कतराते थे। एक कवि ने तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि अगर हम कहीं कोई श्रृंगारिक काव्य लिखने बैठ जाएं तो हमें ऐसा लगता है मानो पीछे महर्षि दयानंद सरस्वती हाथ में सोटा लेकर के खड़े हों, ताकि वो मारें गलत कुछ लिखा तो, श्रृंगारिक कुछ लिखा तो। इसलिए देशभक्ति के काव्य की यहाँ एक बहुत लंबी परंपरा आई। और अब हम देखेंगे कि भारतेंदु युग की काव्य धारा के जो प्रमुख तत्व हैं उनकी ओर हम आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करेंगे। और आज की तासिका में ये केवल नाम हम गिनाएंगे इनमें से कुछ, और इसके आधार पर कल की तासिका में हम इस पर ज्यादा चर्चा करेंगे। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग में, यानी 1857 से लेकर के 1902 तक का जो कालखंड है, ईस्वी सन 1857 से लेकर के ईस्वी सन 1902 तक का जो कालखंड है, उस कालखंड में जितनी भी काव्यात्मक रचनाएं हुई,
उन सभी रचनाओं में जो महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां हैं, जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, वो इस प्रकार से हैं। पहली है राष्ट्रीयता, दूसरी है सामाजिक चेतना, तीसरी भक्ति भावना, चौथी श्रृंगारिकता, पांचवी प्रकृति चित्रण, छठी हास्य व्यंग्य, सातवीं रीति निरूपण, आठवीं समस्या पूर्ति, नौवीं काव्यानुवाद और 10वीं है कला पक्ष में अलग अलग प्रयोग। अब देखिए कि मैंने इससे पूर्व भी कहा था कि 1857 की क्रांति के स्वाधीनता युद्ध के असफल होने के बाद अंग्रेजों द्वारा लाई गई नई शिक्षा प्रणाली में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी और इन विश्वविद्यालयों में जो छात्र गए उन्हें अंग्रेजी, फ्रेंच, इटालियन साहित्य पढ़ने का अवसर मिला और उन्होंने राष्ट्र की प्रेरणा वहां से ली। हालांकि दूसरी ओर महर्षि दयानंद सरस्वती जी के शिष्य स्वामी श्रद्धानंद जी ने गुरुकुल परंपरा से राष्ट्रवाद का परिपोषण किया। इतना ही नहीं, लाहौर से लेकर के उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े शहरों तक और बड़े बड़े अनेक विदेशों तक आर्य समाजी लोगों ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की भरमार की और शिक्षा की बहुत लंबी परंपरा शुरू हुई। अंग्रेजों ने इस बीच मुंबई, कलकत्ता और मद्रास, इन 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की और एक प्रकार से नई पीढ़ी जो नए नए साहित्य पढ़ रही थी उनकी भी यहाँ नई पीढ़ी निर्माण हुई और उन्होंने आगे चल करके राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया। क्योंकि 1857 की क्रांति की असफलता के बाद इन लोगों में एक प्रकार से आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण का भाव ये जागा कि हम किस प्रकार से देश को स्वाधीन बना सकते हैं, अंग्रेजों को किस प्रकार से इस देश से निकाल सकते हैं। और इस पर बहुत से लोगों ने राष्ट्रीयता को मजबूत किया। और इसी काल में 1885 में एक अंग्रेज अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा एक राजनैतिक संगठन जिसको हम कांग्रेस कहते हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस या फिर कांग्रेस, इस संगठन की स्थापना की जिसमें सुरेंद्र नाथ बैनर्जी से लेकर के तिलक तक का ये कालखंड यहाँ आ जाता है। बाद में गांधी जी का प्रवेश ये आगे है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि इस काल में जो कविताएं लिखी गई उसका प्रमुख स्वर, प्रमुख प्रवृत्ति, प्रमुख विशेषता अगर कोई है तो वो राष्ट्रीयता है। और इस राष्ट्रीयता में उन्होंने क्या किया, मध्ययुगीन और प्राचीन भारतीय वीरों के प्रताप का वर्णन किया है। जैसे राणा महाराणा प्रताप, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, जैसे राजा छत्रसाल। इतना ही नहीं, महाराणा प्रताप का चित्तौड़, शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र और छत्रसाल का बुंदेलखंड, यहाँ के अन्य वीरों को भी अपने काव्य का विषय बनाया। साथ ही साथ उनकी वीरताओं का वर्णन करने वाले जो मध्यकाल के लोग थे, जैसे भूषण ने छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रसाल की प्रशंसा की या अन्य कवियों ने राणा प्रताप की प्रशंसा की, लेकिन वो एक संकीर्ण राष्ट्रीयता थी। मसलन देखिए कि बुंदेलखंड तक ही उनका साम्राज्य मर्यादित था छत्रसाल का। शिवाजी महाराज का भले ही ज्यादा साम्राज्य हुआ हो, लेकिन वो भी संपूर्ण भारत तक फैला नहीं था, यानी उसे अखिल भारतीय स्वरूप प्राप्त नहीं हुआ था। या फिर राणा प्रताप का भी चित्तौड़ तक ही सीमित रहा था। लेकिन इस काल में अंग्रेजों ने कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर कटक तक संपूर्ण भारत को एक छत्र ब्रिटिश साम्राज्य में लाने की कोशिश की। तो उस समय के पढ़े लिखे युवाओं में, कवियों में, पत्रकारों में, लेखकों में एक ऐसे भारतीय राष्ट्र की कल्पना की गई जो आचार्य चाणक्य के मौर्य साम्राज्य से भी बड़ा था। मतलब आचार्य चाणक्य का जो साम्राज्य था चंद्रगुप्त के अंतर्गत, तो वो कहाँ से था, देखिए अफगानिस्तान से भी आगे लेकर के ब्रह्मदेश तक, इस प्रकार से। और इधर
आसाम से लेकर के केरल तक, ये बहुत बड़ा साम्राज्य था। और यही राष्ट्रवाद, जो अखंड राष्ट्रवाद है, क्षेत्रीय भावना से ऊपर उठ करके आधुनिक काल के विद्वानों ने, कवियों ने अपनी राष्ट्रीयता को संपूर्ण भारत तक बढ़ाया। अब वो संकुचित राष्ट्रीयता नहीं रही, अपितु व्यापक राष्ट्रीयता रही, जिसमें संपूर्ण भारतवर्ष के सभी राज्य थे, सारे लोग थे। कोई एक छोटा राज्य, कोई एक संस्थान तक वो मर्यादित नहीं रहे। और भारतेंदु युग के सारे कवियों ने भारतीय इतिहास के गौरवशाली पृष्ठों की स्मृति को अनेक बार याद दिलाया लोगों को, पर उनकी राष्ट्रीय भावना केवल यहीं तक सीमित नहीं रही। अंग्रेजों की विचारधारा और उनकी देशभक्तपूर्ण कविताओं से भी उन्होंने प्रेरणा ली, अंग्रेजों से भी प्रेरणा ली, जिसका लाभ यह हुआ कि क्षेत्रीयता से ऊपर उठ करके हमने संपूर्ण राष्ट्र की नब्ज टटोलने का प्रयास उस जमाने में किया। और इसमें कौन कौन सी कविता देखिए, राधाचरण गोस्वामी जी की एक कविता है जो भारतेंदु मंडल के बहुत बड़े कवि थे। उन्होंने लिखा, हमारो उत्तम भारत देश, हमारा देश उत्तम है, भारत देश बढ़िया है, श्रेष्ठ है, इस प्रकार की कविता रची। साथ ही साथ प्रेमघन, प्रेमघन नाम के कवि थे, इन्होंने भी धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजावनी, इस प्रकार के काव्य लिखे। और इन काव्य पंक्तियों से ऐसा लगता है मानो ये देशभक्ति, ये राष्ट्रीयता उस जमाने के कवियों का एक प्रधान प्रवृत्ति बन चुकी थी, एक प्रधान विशेषता बन चुकी थी। आगे चल करके देश के उत्कर्ष अपकर्ष के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों पर प्रकाश डाला गया। हम कहाँ गलत हुए? जो देश सोने की चिड़िया था, जो देश विश्वगुरु था, जो देश सर्वश्रेष्ठ था, उस देश में आज की ये अवनति के कारण क्या है, इस पर भी विचार किया जाने लगा। और ये विचार करते समय आगे के जो द्विवेदी युग में बहुत बड़े कवि हुए, उन पर इसका प्रभाव पड़ा। मैथिली शरण गुप्त जी पर, जो हमारे पहले राष्ट्र कवि हैं, उन्होंने भारत भारती में यही विचार किया। क्या किया? भारत भारती की शुरुआत कैसे देखिए, हम कौन थे, क्या हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारे बैठकर ये समस्याएं सभी, किस कारण ये हमें, यानी लगभग 1000 वर्षों तक हम दूसरों के गुलाम रहे, इसके कारण में मूल कारण क्या है, इसको खोजने का उन्होंने प्रयास किया। और देखिए कि भारत भारती की जो प्रेरणा स्थली है वो भारतेंदु युग की ही है। और भारतेंदु, हरिश्चंद्र, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, जितने भी भारतेंदु मंडल के कवि थे, इनकी कविताओं से प्रेरणा पाकर के आगे चल करके राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, आगे चल करके जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, एक भारतीय आत्मा के नाम से लिखने वाले माखनलाल चतुर्वेदी, इन सब ने प्रेरणा ग्रहण की हुई है इस काल के कवियों से। भारतेंदु की एक कविता का ग्रंथ है विजयिनी विजय वैजयंती नाम की, प्रेमघन का आनंद अरुणोदय, प्रताप नारायण मिश्र की महापर्व और नया संवत, राधा कृष्ण दास का भारत 12वां सा और विनय, ये सारे शीर्षकों से युक्त कविताएं देशभक्ति का जाज्वल्य रूप उस जमाने में हमें दिखाती थी। और कभी कभी इन लोगों ने सीधी सीधी बात कहने की जगह व्यंग्योक्तियों से, वक्रोक्तियों से अपनी देशभक्ति को प्रकट करने का प्रयास किया है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इस बात में व्यंग्य करारा किया है। देखिए देखिए कैसा व्यंग्य करते हैं, भीतर भीतर सब रस चूसे, हांसी हांसी तन मन धन मुंह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। ये अंग्रेज कहना है किसको? अंग्रेजों को कहना है, लेकिन किसका? एक प्रेमी का रूप धारण करके। मतलब एक सखी दूसरे सखी से कह रही है कि जो प्रेम की तरह, जो प्रियकर प्रेयसी होते हैं, वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं ना, फिर चेहरे पर हंसी मजाक का भाव लाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, ऐसे हैं। और बातें बताने में बड़े तेज हैं, मैं यूँ करूँगा, मैं तारे तोड़ करके लाऊंगा, इस प्रकार से बातें करते रहते हैं। तो ये जो
एक सखी दूसरे सखी से उसके प्रियकर के बारे में पूछ रही है, तो कहती है देखिए, जो भीतर भीतर सब रस सूचू से हंसी हंसी तन मन धन मुँह से मतलब चोट लेता है, जाहिर बात में तेज, बाहरी बातें करने में बहुत तेज है, न्याय करने में, तो कौन है वो, साजन है तुम्हारा? तो वो कहती है नहीं, मेरा वो साजन नहीं, बल्कि अंग्रेज है। अब इस व्यंग्योक्ति के माध्यम से अंग्रेजों की जो नीति है लूटने की इस देश को, यहाँ का सर्वस्व लूटने की जो नीति है, उस पर करारा व्यंग्य किया है। प्रेमघन ने भी हार्दिक हर्षादर्श कविता में ये स्वार्थपूर्ण शासन प्रक्रिया के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को दोषी ठहराया। अन्यथा उसने शासनाधिकार देने वाली रानी विक्टोरिया के विषय में तो उनका मत है, मतलब वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दोष देते हैं लेकिन प्रशंसा करते हैं रानी विक्टोरिया की। क्या कहते हैं देखिए, कि ये सनाथ भोली भारत की प्रजा अनाथन। अब एक मजेदार बात है, यहाँ देश प्रेम इन लोगों में है, लेकिन साथ ही साथ राजभक्ति भी चलती है। यानी एक और वो अपने राष्ट्र की प्रशंसा करते हैं, राष्ट्रीय महापुरुषों की वीरताओं का बखान करते हैं, लेकिन साथ ही साथ इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया की भी प्रशंसा करते हैं। यानी देशभक्ति और राजभक्ति दोनों एक साथ चलने वाली धाराएं इस काल में हमें दिखाई देती हैं। जो पहला पक्ष है देश प्रेम का, उसमें वो क्या कहते हैं, हिंदी हिंदी हिंदुस्तान की गाथा कहते हैं, मतलब भाषा हिंदी, धर्म हिंदू और देश हिंदुस्तान, इसकी बात तो करते हैं, लेकिन दूसरे पक्ष में जजिया जैसा कर न लगाने वाले अंग्रेजों के काल में प्रजा सुखी है, ऐसा भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं ये अपनी अपनी बात है, क्योंकि ये आपको बताने की जरूरत नहीं कि शासन तंत्र के जैसे मराठी में एक वरवंटा शब्द है ना, जब चलता है तो अच्छे अच्छे लोग भी उनकी प्रशंसा करने लग जाते हैं, गलत कामों की भी प्रशंसा करने लग जाते हैं। यानी जो सुविधाएं अंग्रेजों के काल में आई उनकी प्रशंसा उन्होंने की है। यानी राजभक्ति परक कविताओं में स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत भिक्षाणम का विजय वल्लरी रिपनाष्टक लॉर्ड रिपन की भी प्रशंसा की है। रानी विक्टोरिया के साथ साथ लॉर्ड रिपन की भी प्रशंसा करने का उन्होंने काम किया है। प्रेमघन ने हार्दिक हर्षादर्श और स्वागत में अंग्रेजी राज्य की प्रशंसा की है। राधा कृष्ण दास ने तो मैकडोनल्ड पुण्यतिथि मैकडोनल्ड पुष्पांजलि, जुबली, विजयनी विलाप जैसे काव्य ग्रंथ केवल अंग्रेजों की प्रशंसा में ही लिखे हुए हैं। प्रेमघन ने राजभक्ति भारत सरिस और ठोर कहुनाई, ये तो कह दिया कि जो अंग्रेजों की प्रजा है भारत जैसी राजभक्ति करने वाली वो दुनिया में कहीं और नहीं है। इतनी राजभक्त अपने साम्राज्य की पिट्ठू गुलाम ऐसे राजभक्ति करने वाली जनता कहीं और नहीं है, ये तक तमगा दे डाला था खुद को। इतना ही नहीं, अंबिका दत्त व्यास ने तो ये कहा था रानी विक्टोरिया के बारे में, जयति राज राजेश्वरी जय 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 परमेश, यानी रानी विक्टोरिया को परमेश्वर का दर्जा दिया इन लोगों ने। इतना ही नहीं, इन लोगों ने ड्यूक ऑफ एडिनबरो के स्वागत के लिए कविताएं लिखी, रानी विक्टोरिया के शासनकाल की प्रशंसा की। इतना ही नहीं, रानी विक्टोरिया जब मर गई उसके मृत्यु शोक गीत भी गाए, लॉर्ड रिपन की प्रति श्रद्धांजलि भी अर्पित की। तो ये सारी जो कविताएं हैं ये दो स्तरों पर चलती हैं, एक देशभक्ति और एक राजभक्ति, इन दोनों का एक समन्वय मान लीजिए। वही कवि एकदम कठोर राष्ट्रभक्त भी हैं और दूसरी ओर निहायत लाचार विक्टोरिया के तलवे चाटने वाले भी कवि हैं। हालांकि शायद हम इस समय बता नहीं सकते उनकी क्या मजबूरी रही होगी उस समय इन लोगों की प्रशंसा करने की, लेकिन कुछ तो ऐसा रहा होगा जिसकी वजह से उन्होंने अपने कविताओं को प्रकाशित करने के लिए, अपने पत्रिकाओं को प्रकाशित करने के लिए, अपने पुस्तकों को प्रकाशित करने के लिए अंग्रेजों की ओर से कोई कठिनाई न हो, इसलिए ये स्वांग रचा हो। ठीक है, जो हो, परंतु ये जरूरी है कि राष्ट्रद्रोही स्वर से युक्त इस कविता न मान करके
उस समय की नवीन राजनीतिक चेतना का प्रतीक हमें माना जाना चाहिए। इसके उपरांत हम देखते हैं कि केवल भारतेंदु युग की कविता केवल राष्ट्र तक ही मर्यादित रही, ऐसा नहीं है, अपितु उन्होंने तत्कालीन सामाजिक चेतना को भी स्थान दिया हुआ है। इसलिए इस काल की जो दूसरी काव्य प्रवृत्ति है, काव्य की विशेषता है, वह है सामाजिक चेतना। और इस सामाजिक चेतना के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो पहले यानी आदिकाल में राजा महाराजाओं, ईश्वर, धार्मिक प्रवृत्ति के काव्य, चाहे वो सिद्धनाथ या जैन साहित्य हो या भक्तिकाल का जो साहित्य धार्मिक आश्रय में लिखा गया वो साहित्य हो, या फिर दरबारी आश्रय में लिखा गया रीतिकाल का साहित्य क्यों हो, वो अब तक समाज के निम्न लोगों तक नहीं पहुंचा, जिसमें समाज का आम आदमी और आम औरत नहीं आए थे। पहली बार ऐसे हुआ भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग में कि इसमें कवियों ने सामाजिक जीवन की उपेक्षा नहीं की, अपितु सामाजिक जीवन की सामान्य जनता की समस्याओं का निरूपण करते हुए उसकी ओर व्यापक रूप में ध्यान दिया। देखिए, इससे पहले क्या था, रीतिकाल का अगर हम अध्ययन करें तो राजे रजवाड़ों और सामंतों के आश्रय में लिखा गया जो दरबारी काव्य है, वो दरबारी काव्य जनसामान्य से बहुत दूर जा पड़ा था। पहली बार भारतेंदु युग में जो ये दरबारी काव्य था उसको दरबार से निकाल करके जनता के आश्रय में लाया, लोकाश्रय में लाया, सामान्य जनसामान्य की समस्याओं का उसने उल्लेख किया, उसके समाधान देने के प्रयास किए। इतना ये इस किसके आधार पर किया? ये उस जमाने में नारी की जो स्थिति थी, नारी को शिक्षा देने का प्रयास करने का कार्य इस जमाने की कविता ने किया है। नारी शिक्षा है, विधवाओं की दुर्दशा है। ध्यान रखिए, विधवाओं की दुर्दशा के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है? राजा राम मोहन राय, क्योंकि राजा राम मोहन राय ने परंपरा से आई हुई सती परंपरा को नष्ट किया, और जो विधवाएं सती नहीं जा सकी वो जीने के लिए मजबूर हुई, लेकिन जीते हुए भी उन्हें बहुत से दुख झेलने पड़े। अंत में कुछ महिलाओं को ये कहना पड़ा कि सती परंपरा ही अच्छी थी, हालांकि वो गलत थी, फिर भी ऐसा कुछ लोगों ने मान लिया। अस्पृश्यता बहुत ही महत्वपूर्ण इस समय की समस्या थी। मतलब स्त्रियों और शूद्रों को बहुत गलत नज़र से देखा जाता था, और इसके परिणाम स्वरूप भारतेंदु युग की कविता ने अपने कविता के केंद्र में नारी को लाया, शूद्रों को लाया, दलितों को लाया, अस्पृश्यता से जो लोग टूट चुके थे उनको केंद्र में लाने का प्रयास किया हुआ है। इतना ही नहीं, इनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण कविताएं लिखी, उनको प्रेरणा देने वाली कविताएं लिखी, जिनके माध्यम से जन सामान्य भी इन लोगों की ओर, नारियों की ओर, दलितों की ओर एक सहानुभूति और स्वानुभूति की नजर से देखने लगा। इन समस्याओं को रूपायित करने के लिए कवियों ने एक और क्या किया कि जो पढ़ा लिखा मध्य वर्ग था उस मध्य वर्ग को चेतना दी, और दूसरी ओर उन्होंने क्या किया, देखिए कि मध्यम वर्गीय सामाजिक परिस्थितियों को भी ध्यान दिया, और दूसरी ओर रूढ़ियों का विरोध किया, परंपराओं का विरोध करके विकास चेतना की आकांक्षा को भी अभिव्यक्त किया। अब इसमें देखिए, इसमें सबसे बड़ा योगदान, मैं बार बार कहूँगा कि सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो वो आर्य समाज का। मैं बार बार कह रहा हूँ, संपूर्ण उत्तर भारत में किसने समाज सुधार का सबसे बड़ा कार्य किया है तो वो आर्य समाज नाम की संस्था है। उससे पहले ब्राह्मण समाज थी। आर्य समाज और ब्रह्म समाज के प्रभाव से एक नई सामाजिक चेतना पनपने लगी थी, और इसके प्रभाव से भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन इनका पूरा नाम है, प्रताप नारायण मिश्र की कविताओं में सुधारवादी मनोवृत्ति दिखाई देती रही, समाज सुधारना की भावना दिखाई देती रही, और उसके प्रति
अलग अलग दृष्टिकोण था। कुछ कवि थोड़े सुधारणावादी थे, कुछ लोग ज़्यादा सुधारणावादी थे, यानी थोड़ा बहुत प्रभाव उस व्यक्ति के तौर पर होता जा रहा था। अब कुछ कवि इस प्रकार के देखिए, भारत धर्म कविता में अंबिका दत्त व्यास ने परंपरागत वर्णाश्रम धर्म की प्रशंसा की है, उसे बदलने का प्रयास नहीं किया, विधवा विवाह का भी विरोध किया। यानी एक प्रकार से उसमें भी कुछ ऐसे लोग थे जो परंपरा से जुड़े रहे, जैसे कि अंबिका दत्त व्यास। परंतु कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने युगीन समस्याओं को उजागर किया। खास करके भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा नाटक में, जो काव्यात्मक नाटक है, उसमें धर्म की, वर्णाश्रम धर्म की संकीर्णताओं का बहुत कड़ाई से विरोध किया है। और एक महत्वपूर्ण बात और मैं यहाँ कहना चाहूँगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र नारद के भक्त थे। नारद जो विष्णु के परम भक्त माने जाते हैं, और उन्होंने नारदीय भक्ति सूत्र के आधार पर तदीय समाज नाम के एक अन्य भक्ति संगठन का गठन भी किया हुआ था। हालांकि वो आर्य समाज के समर्थक थे, लेकिन फिर भी आर्य समाज में थोड़ा सा खंडन मंडन का ज़्यादा भाव था, इसलिए सामान्य लोगों तक जुड़ने के लिए उन्होंने पहली बार तदीय समाज रूपी भक्ति आंदोलन का भी निर्माण किया हुआ था। अब वर्णाश्रम धर्म की जो संकीर्णता था, उसका विरोध कैसे किया इन्होंने, देखिए वर्णाश्रम धर्म की वजह से कौन सी समस्या निर्माण हुई, इसका भारतेंदु हरिश्चंद्र बड़े खतरनाक शब्दों में इस्तेमाल। देखिए, बहुत हमने फैलाए धर्म, अनेक अनेक धर्म, जो पहले केवल वैदिक धर्म था, जो केवल आर्य धर्म था, ऐसे अनेक धर्म बन गए हमारे। बढ़ाया छुआछूत का कर्म, छुआछूत बढ़ाई, अस्पृश्यता बढ़ाई, जातिवाद बढ़ाया। मन की लहर नामक कविता संग्रह में प्रताप नारायण मिश्र बाल विधवाओं की करुण दशा की ओर ध्यान देते हुए कहते हैं, कौन करे जो नहीं कसकत, सुनी विपत्ति बाल विधवन की। बाल विधवाओं का भी यहाँ उल्लेख किया गया, उनकी समस्याओं का। अभिप्राय यह है, इस समय के सामाजिक परिवेश के चित्रण में कुछ कवियों की दृष्टि सुधारणावादी थी और कुछ यथास्थितिवादी थे या परंपरावादी थे। भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की कामना से उस युग के कवियों ने स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देने का भी कार्य किया है। अब ये स्वदेशी का आंदोलन कैसे आ गया, जो हम देखते हैं कि बाद में गांधी जी के काल में या सावरकर जी के काल में, तिलक जी के काल में विदेशी वस्त्रों की होलियां जला दी गई, स्वदेशी वस्त्रों पर बहुत बल दिया गया। ये सब के सब भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग में थे, जिसका प्रभाव बाद में गांधी जी पर या अन्य नेताओं पर पड़ा। ये देखिए, जीवत विदेश की वस्तु लो, दाबिन कछु नहीं कर सकत, ऐसा प्रतिपादन भारतेंदु ने प्रबोधिनी शीर्षक कविता में किया हुआ है, और प्रत्यक्ष रूप में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रेरणा दी है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने आर्याभिनंदन, प्रताप नारायण मिश्र ने होली है तथा अंबिका दत्त व्यास ने भारत धर्म शीर्षक कविताओं में विदेशी वस्त्रों की और विदेशी वस्तुओं को के आयात को भारत की आर्थिक दुर्गति का कारण बताया। कभी कभी प्रेमघन ने स्वागत शीर्षक कविता में, अंबिका दत्त व्यास ने जटिल वणिक शीर्षक कविता में, राधाकृष्ण दास ने जुबली नामक कविता में बिजली, यातायात की सुविधा, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, इनकी प्रशंसा की। अंग्रेजों ने जो सुविधा लाई उनकी प्रशंसा की, परंतु फिर भी वे स्वदेशी उत्पादन के का समर्थन करते रहे। इतना ही नहीं, पाश्चात्य सभ्यता के संपर्क में देश का सांस्कृतिक पुनरुत्थान हो रहा है, ये भी उन्होंने सिद्ध करने का प्रयास किया। ये अनुभव किया कि भारत को अगर उद्धार करना है, भारत का उद्धार, तो विदेशी टेक्नोलॉजी या तांत्रिक माध्यम या उसके नए नए विचारों के, आधुनिकता के विचारों के आधार पर ही किया जा सकता है, परंपराओं के आधार पर नहीं।
प्रताप नारायण मिश्र ने, देखिए, यानी एक और आर्थिक भारत का आर्थिक शोषण करने वाले अंग्रेजों का विरोध भी किया है, परंतु नया तंत्र ज्ञान लाने वाले ब्रिटिश साम्राज्य का समर्थन भी इन्होंने किया हुआ है। प्रताप नारायण मिश्र एक गजल में देश की दुर्दशा के प्रति गहरी चिंता प्रकट करते हुए लिखते हैं, अभी देखिए क्या दशा देश की हो, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। बाद में जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे, इसी के अनुकरण के रूप में बनाई गई गजल है। यानी कहाँ तो प्राचीन भारत की भौतिक और सांस्कृतिक समृद्धि, और कहाँ अकाल, महंगाई, महामारी और करों के बोझ से त्रस्त यह जनजीवन। परिवार, समाज और देश की क्रमशः बढ़ती हुई हीन अवस्था के चित्रण में कवियों की वाणी अनायास ही करुणा के स्वर में भीग उठती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र और प्रताप नारायण मिश्र ने समाज की पीड़ा को व्यक्त किया। देखिए, भारतेंदु कहते हैं, रोहूं सब मिली आवहूं भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। देश की दुर्दशा हमसे देखी नहीं जाती है। और प्रताप नारायण मिश्र लिखते हैं, देखिए, तब ही लख्यों जह रहो एक दिन कंचन बरसत, तह चौथाई जन रूखी रोटियों को तरसत। जहां आमन की गुठली अरु बिरछन की छालें, ज्वर चूर महमोल मेली लोग परिवार ही पाले। नौन तेल लकड़ी घासों पर टैक्स लगे जहां, चना चिरौंजी मोल मिले जहां दीन प्रजा का। अब इसका अर्थ हम बता करके आज की तासिका को समाप्त करेंगे। अगली जो प्रवृत्तियां हैं, भक्ति भावना वगैरह, इस पर हम कल की तासिका में चर्चा करेंगे। क्या कहे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, देखिए, हे भारत के सभी भाइयों, आओ मिलो और रो। किस पर रो? ये जो आज की भारत की दुर्दशा है, हमसे देख ही नहीं जाते, इसलिए रोते रहो। लेकिन जो दूसरा पद्य हमने आपके सम्मुख पढ़ा, उसका अर्थ भी जान लेना बहुत जरूरी है। प्रताप नारायण मिश्र भारतीय समाज की पीड़ा को प्रकट करते हुए कहते हैं कि जिस देश में कभी सोना बरसता था, कंचन बरसता था, सोने की चिड़िया था कभी देश, अब वहां एक चौथाई लोग रूखी रोटी के लिए तरस रहे हैं। जहां आम की गुठलियों का आटा बना करके और वृक्षों की छाल को काट करके उसकी सब्जी बना रहे हैं, और आम की गुठलियों के आटे की रोटियां बनाकर खाई जा रही हैं। ये इतनी दुर्दशा इस देश की हुई है। और आगे कहते हैं कि जवारी है ना, जवारी चून, ये तो मोल कर लेना पड़ रहा है, खरीदी करना पड़ रहा है। उस समय तो ये आसानी से मिल जाता था, लेकिन अंग्रेजों के राज में ज्वारी जैसा अनाज, चने जैसा अनाज, ये चुन चुन करके हम खा रहे हैं, हमें मिल नहीं रहा है कहीं। और इस पर भी क्या है, अंग्रेजों की सबसे बड़ी ज्यादती क्या है, नोन तेल लकड़ी घासों पर टैक्स लगे। मतलब अंग्रेजों ने क्या किया, नॉन मतलब नमक पर, बाद में जो नमक का सत्याग्रह किया टैक्स का, वो उसका उल्लेख यहाँ है। वो नमक पर टैक्स लगा रहे हैं, तेल पर टैक्स लगा रहे हैं, लकड़ी जलाने की जो ईंधन होता है, अब तो गैस आ गया, लेकिन उस जमाने में लकड़ियों पर खाना पकाया जाता था, लकड़ियां जला करके, तो उस पर भी, लकड़ी पर भी टैक्स लगा है। घास मतलब गवत जो जलाने के काम आता है, उस पर भी टैक्स लगाया जा रहा है। इतना ही नहीं, चना और चिरौंजी भी खरीद करके लेने पड़ रहे हैं। जो अनायास मिलते थे खेती करने वाले लोगों से, वो भी खरीद कर लेने पड़ रहे हैं। इतनी दीन प्रजा जहाँ है, उस देश का क्या होगा। इस प्रकार से यहाँ इन्होंने बात कही है। लगातार हम 55 मिनटों की बात चल रही थी। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, वरना कल हम फिर से मिलेंगे। कुछ पूछना है धनश्री जी? हेलो धनश्री जी, कुछ पूछना है? ठीक है, आज यहीं रुक जाते हैं। जय हिंदी जय नागरी। थोड़ी देर बाद इसका YouTube लिंक आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।